नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान बनाने वाले संयंत्र की आधारशिला रखी है। इन विमानों का उत्पादन टाटा समूह और एयरबस का गठजोड़ करेगा। इस मौके पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि यह विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम है। देश में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक सैन्य विमान का विनिर्माण निजी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। इस संयंत्र में बनने वाले इस माध्यम परिवहन विमानों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना की जाएगी। इसके अलावा विदेशी बाजारों को भी ये विमान भेजे जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अक्सर देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कुचले जाने का दावा करती है, आज उन्हें एक बार फिर से इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो देश राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से लोकतंत्र और संघीय ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। दरअसल CJI UU ललित आज कोलकाता में राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। वे यूनिवर्सिटी के चांसलर है। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM बनर्जी ने ये बात कही। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को चिराग पासवान ने दोनों सीट पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी नेताओं से लंबी बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस दौरान कई और बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। ये चर्चा आने समय में ही और जारी रहेगी। छठ पर्व चुनाव बीतने पर पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात होनी है, लेकिन फिलहाल मौजूदा चुनाव में ये फैसला कर लिया गया है कि पार्टी हर संभव मेहनत कर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेगी। इस दौरान जब उनसे पूछा कि क्या एनडीए में उनकी वापसी तय मानी जा रही, क्या उनका मंत्री बनना तय है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उपचुनाव की बात कर रहा हूं। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठन करने का फैसला लिया है। इस बार में जब दिल्ली सीएम और आप पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि उनकी नीयत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 के साफ साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदाय की रजामंदी और सभी समुदाय को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने क्या किया, उत्तराखंड चुनाव के पहले एक समिति बना दी। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद वो समिति अपने घर चली गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी रविवार को पदयात्रा के दौरान अचानक कुछ स्कूली छात्रों के साथ दौड़ने लगे। राहुल के अचानक दौड़ने के कारण उनके सुरक्षाकर्मी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य लोगों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रविवार सुबह जटचरला से पदयात्रा शुरू की और उनके 22 किलोमीटर का सफर तय करने की उम्मीद है। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यह 5वां दिन है। राहुल रविवार की पदयात्रा संपन्न करने से पहले शाम को शानदार के सोलीपुर जंक्शन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ के अलग अलग अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक मच्छरों के काटने से होने वाले डेंगू रोग के कई मरीजों को लीवर से जुड़ी दिक्कतें और कैपिलरी लीक के साथ साथ अन्य दिक्कतें भी होने के मामले सामने आए हैं। बात करें आंकड़ों की तो दिल्ली नगर निगम के मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही डेंगू के 900 से भी ज्यादा मामले आए। इस साल अब तक कुल 1876 लोग डेंगू का शिकार हो गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीते दिनों अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने रविवार को दावा किया है कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली के बोकारो ने खरीदारी की और कोशिश की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। केसीआर ने कहा कि आज मैं अपने उन्हीं विधायकों के साथ एक मंच पर ही, इससे इतना तो साफ होता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कुछ ब्रोकरों ने तेलंगाना और आत्मसम्मान को चुनौती दी। उन्होंने हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों और देश में उपलब्धता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध के 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया। देश में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की दिशा में इस सरकार के नए कदम का रुख देखा जा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 28 अक्टूबर को एक अधिसूचना में कहा है कि चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया, लेकिन अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।
पराली जलाने के मामले में बढ़ोतरी के बाद पंजाब सरकार के मंत्री ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जिन 4 इलाकों के अधिकारियों पर एक्शन हुआ, इन क्षेत्रों से ही पराली जलाने के सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई पंजाब सरकार के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने लिया है। मंत्री के आदेश के बाद संगरूर, सामना, चोहला साहिब और पट्टी के कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वडोदरा दौरे पर पहुंचे। पीएम ने कहा, यहां C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की आधारशिला रखी और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि न्यू इंडिया अब मेक इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। ग्लोबल एविएशन हब के रूप में भारत अपनी पहचान बनाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की फसल की खरीदारी शुरू होने वाली। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि धान बेचने वाले किसानों को समिति और उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि भूपेश सरकार की वापसी किसानों के दम पर हुई थी। इस दौरान किसानों का समर्थन मूल्य 2500 से किया गया था और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और अब सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 अक्टूबर यानी सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट के नेतृत्व वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए 232 याचिकाएं दायर की गई थी। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले बीते 12 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को सैकड़ों याचिकाओं की छंटनी करने और जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। भाजपा नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की अनदेखी पर सवाल उठाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की समस्या पर बात की। यूपी में उम्मीदवार काफी समय से पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भी राज्य में 26,000 कांस्टेबल भर्ती की घोषणा कर चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और इसको लेकर कि यूपी पुलिस भर्ती की सपना देख रहे युवा पिछले 4 साल तैयारी करे और उम्मीद सीधा बांधे हैं कि पुलिस भर्ती अब निकले तब निकले। जमीयते उल्लमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसा की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता, इसलिए मदरसों के किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित दारुल उलूम की रसीदिया मस्जिद में रविवार को आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने कहा है कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद और उलमा ने देश की आज़ादी से अहम भूमिका निभाई। सम्मेलन में मदरसों को किसी बोर्ड से संबंध किए जाने का विरोध किया गया। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत हुई। इसके चलते केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही। मौसम विभाग अगले 5 दिनों के लिए विभिन्न राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, माहे, छिटपुट काफी व्यापक हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस वर्ष की दिवाली त्यौहार की खरीदी के सीजन ने पिछले अनेक वर्षों की दिवाली की बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वर्ष के दिवाली त्यौहार के सीजन में देश के ऑफलाइन ट्रेड में एक अनुमान में त्यौहारी सीजन में ऑफलाइन के अनुमान अनुसार लगभग 1.75 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 40% से अधिक है। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ था। इस बार के त्यौहार में ग्राहकों का जोर भारत में निर्मित उत्पाद के खरीद में ही रहा, जिसके चलते चीनी सामान बाजारों से लगभग नादारद ही रहा, जिस वजह से चीन को लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार का नुकसान हुआ है। यदि आप भी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं तो ये खबर आपके लिए भी लाभदायक हो सकती है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के नाम एक स्कीम चलाई हुई, जिसमें खाता खोलने से आपको प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। यदि सालाना 1,20,000 आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य फायदे भी स्कीम से जुड़ने के बाद आप उठा सकते हैं। हालांकि ये स्कीम सन 2015 में मोदी सरकार बनने के 1 साल बाद ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी बहुत से लोग स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। भोपाल प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद अब संयुक्त काउंसलिंग से भरे जाएंगे। इसके तहत जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों से की जाएगी। ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण जनजातीय कार्य विभाग अपनी वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध कराएगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के साथ
7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पुलिस बलों के लिए एक समान वर्दी का विचार रखा। अभी देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग वर्दी है। पीएम ने राज्य के गृह मंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के पहले चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार रखा। उन्होंने कहा है कि पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म सिर्फ एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस इसे एक विचार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।